नमस्कार दोस्तों, एडुसैट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा नगरीय पर्यावरण और निरंतरता। और दोस्तों, इसी लेक्चर के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर अंजू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हैं, अदिति महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से। और इसी के साथ मैं मैम का स्वागत करना चाहूँगी। मैम, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में। नमस्कार दर्शकों, आज का जो विषय है, थैंक यू उर्वशी जी। आज का विषय बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा और ज़रूरत के हिसाब से लिया गया है। जैसे कि उर्वशी जी ने बताया, नगरीय पर्यावरण और निरंतरता को अगर थोड़ा सा हम इंग्लिश शब्द सस्टेनेबिलिटी से देखें तो इसका मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। आज के ज़माने में दो तरीके की ज़्यादा बातें होती हैं, एक तो पर्यावरण की और उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अर्थात पर्यावरण ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो, यानी कि सतत हो, हमारा विकास कहीं रुके नहीं, सतत हो। सभी जो हमारे इस धरातल पे या पृथ्वी पे मानव रह रहे हैं उनका अस्तित्व बना रहे। किसी के एक तरह से ब्रुनलैंड कमीशन जो 1992 में दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, उसका था कि आज को डेवलपमेंट को रोकना नहीं, आज के विकास को रोकना नहीं, बल्कि ऐसा विकास, ऐसा प्रयोग करना हमारा जिससे कि भविष्य में आने वाली जो हमारी जनसंख्या या जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उसमें उनके साथ कोई कमी ना हो, उनका कोई हक ना मारा जाए। इसीलिए क्योंकि अर्बन नगर से हमारा तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से होता है जहाँ पे कम जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं। नगर पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, क्योंकि अगर हम मानव के विकास को देखें तो मानव की सभ्यता और मानव का विकास नगरों के विकास से जुड़ा हुआ है। चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा संस्कृति हो, नील घाटी की सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, वो सारी सभ्यताएं नगरों के किनारे ही स्थित हुई। ये सभ्यताओं ने और पर्यावरण जो हमारे घटक हैं, जितने भी वायु है, धरातल है, जल है, मृदा है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, ये सब किस पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मानव भी एक उस पर्यावरण का अंग है, लेकिन मानव उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण उसने अपने हिसाब से पर्यावरण का इस्तेमाल किया, जिसके कारण वो पर्यावरण का घटक न बन के उसका निर्माता और उसको परिवर्तनकर्ता के रूप में देखा जाने लगा है। और इसीलिए नगरीय पर्यावरण का जो प्रभाव नगरीय पर्यावरण पे उसके कार्यों का, यानी कि मानव जो जनित जो क्रियाएं हैं, उसका प्रभाव बहुत ही नकारात्मक रूप से बढ़ा है और वो उसने नगरीय पारितंत्र को असंतुलित कर दिया है। नगरीय पारितंत्र से हमारा मतलब नगर के जितने भी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी घटक हैं, उन सब का किसी भी तंत्र में सारे जो घटक होते हैं मिलके काम करते हैं। अगर कोई भी घटक इसमें से असंतुलित हो जाता है तो पूरा तंत्र समाप्ति के कगार पर होता है, या उससे ऐसा कह सकते हैं कि बड़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो कि खुद वहाँ पे रहने वाले मानव के लिए ठीक नहीं होती, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसलिए ये विषय का चुनाव किया गया कि हम पर्यावरण को ऐसा बनाएं जो कि वो निरंतर ऐसा ही कायम रहे, हम उसमें हंसी खुशी वास कर सकें और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो और हमारे भी अधिकारों के साथ, हमारी ज़रूरतों के साथ कोई कटौती ना हो। नगरीकरण को नगर पर्यावरण का जो परिवर्तन करने में जो सबसे पहले कारक ने भूमिका निभाई वो था नगरीकरण। नगरों का यहाँ से संबंध नगरीकरण से है। नगरीकरण एक ऐसा परिस्थिति होती है जिसमें नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी कि उसके प्रतिशत, यानी कुल जनसंख्या में जब नगरीय जनसंख्या का परिवर्तन होता है तो हम उसे नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण जैसे कि 18वीं शताब्दी अगर औद्योगिक क्रांति की शताब्दी कही जाए तो 20वीं शताब्दी नगरीकरण की क्रांति है। उदाहरण के लिए 1850 में कुल विश्व की नगरीय जनसंख्या 8.6 मिलियन थी, जो बढ़कर 1950 में 100 साल बाद भी केवल 29% रही। यानी कुल 100% जनसंख्या में से 29% जनसंख्या थी जो नगरों में निवास कर रही थी। लेकिन इस 100 सालों में केवल इतनी ही जनसंख्या बढ़ी थी, लगभग 20%। लेकिन
अगर हम उसके आगे का देखें तो 1970 में ये प्रतिशत बढ़ के 37% हो गया। 1990 में कुल विश्व की नगरीय जनसंख्या 45% हुई और आज 2011 में के आंकड़ों के अनुसार विश्व की नगरीय जनसंख्या 52% है। 52% मतलब हम कह सकते हैं कि आधे से अधिक जनसंख्या जो है हमारे नगरों में निवास कर रही है। इसलिए नगरीय पर्यावरण की बात करना बहुत ही वाजिब है और समय के अनुकूल है। नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन के कारण केवल संख्या में परिवर्तन नहीं होता। नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन के साथ बहुत से ऐसे तत्वों का परिवर्तन होता है जो हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक तरह से गांव के नगरीकरण होने का अर्थ है कि गांव के लोगों का नगरों की तरफ प्रवास। तो इसलिए वहाँ की जनसंख्या तो कम हो जाती है और नगरों की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। दूसरी बात है, नगर सीमित हैं, उनके जो आधारभूत संरचनाएं सीमित हैं, उनके जो पर्यावरण के जितने भी क्षमता है, लोगों को वहन कर सकने की क्षमता है, वो सीमित है। लेकिन जब दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी तो उस पर जोर पड़ता है और उसके कारण हमारा जो पर्यावरण, कुछ लोगों को तो कमी होती है, लेकिन कमी के कारण कुछ लोग हमारा जो सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो सीधे हमारे पर्यावरण के तत्व पे पड़ता है। जैसे कि वहाँ के नगर विशेष के वायु, वहाँ के भूमि, जल और वनस्पति, ये सब तत्व जो एक मुख्य अंग है, उन सब में कहीं ना कहीं कटौती होने लगती है और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नगरीकरण का होने का जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ नगरीकरण का सीधा संबंध हमारे औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ है। तभी तो 1850 में जो 8.6% जनसंख्या नगरीय थी, वो 100 सालों में नगरीकरण का पूर्ण विकसित होने के बाद वो 29% हो गई। तो जहाँ पे नगरीकरण हुआ है वहीं पे हम देखेंगे विश्व में कि जहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है वहीं पे नगरीकरण की संख्या भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये विश्व का एक विश्व मानचित्र है जिसमें कि हम नगरों की जनसंख्या, उनके नगरों के आकार को हम देख रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है वो जो गहरे रंग से दिखाया गया है 75 से 100%। ये पूरा आपका अमेरिका और यूरोप के क्षेत्र हैं। यूरोप का वो क्षेत्र जहाँ पे औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ और उसके बाद अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ पे इस मानचित्र से पता चलता है कि और वहाँ पे बड़े नगर भी हैं, नगरीय जनसंख्या भी ज़्यादा है और औद्योगिकरण भी ज़्यादा है। तो तीनों का आपस में गहरा संबंध है। इसके अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र देखेंगे जो हल्के हरे रंग से दिखाए गए हैं। वहाँ पे आज 0 से 25% के बीच नगरीय जनसंख्या। इसका मतलब है कि वहाँ नगरीय जनसंख्या कम है, यानी कि इसका सीधा संबंध हम अर्थ लगा सकते हैं कि यहाँ पे औद्योगिकरण भी कम है। खास से विशेषकर अफ्रीका के क्षेत्र है। अफ्रीका के क्षेत्र में अभी वो इतना विकसित नहीं हुआ है औद्योगिकरण। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मानव अभी भी आदि मानव की तरह रह रहा है, अभी अपनी ज़रूरतों के लिए वहाँ के पर्यावरण पे सीधे निर्भर है, उसको परिवर्तन नहीं कर पाया है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे नगरीकरण हमें दोनों रंग देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े नगर के साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी नगरीकरण का प्रतिशत कम है। इसको हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि ये पूरी चर्चा 3 भागों में बटी हुई है, विश्व नगरीकरण, फिर भारत का और फिर दिल्ली का एक विशेष अध्ययन, जिससे हम देखेंगे कि कैसे वो पर्यावरण के साथ उसका संबंध है और कैसे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जो कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है और यूरोप के बहुत से हिस्से खासकर पश्चिमी यूरोप, पूरा यूरोप जो है अधिक नगरीकरण का है। यहाँ पे 3 तरह के नगरों को वर्गीकरण दिया गया है। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या, 5 से 10 मिलियन तक जनसंख्या और 10 मिलियन और उससे अधिक जनसंख्या। मिलियन जनसंख्या से हमारा तात्पर्य मिलियन सिटी से है या 10 लाख ही नगरों से हैं जिनकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो। ये सभी नगर
10 लाख से ऊपर की नगर है, और उससे भी छोटे छोटे नगर होते हैं, लेकिन केवल ये दृश्य इतनी घनी जनसंख्या केवल बड़े नगरों की दिखाई गई है। इसी तरह पूरा ऑस्ट्रेलिया आपका मध्य एशिया का क्षेत्र नगरीकृत है। जापान अधिक नगरीय क्षेत्र वाला और बड़े नगरों वाला है। विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो उस हिस्से में स्थित है। इसी तरह आपका अगर देखें तो चाइना, जिसमें संघाई, बेजिंग, हंजाऊ बड़े बड़े नगर विश्व प्रसिद्ध नगर हैं, जिनकी जनसंख्या करोड़ों में है। विश्व के 6 बड़े महानगर जिनका यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन दिखाया गया है, जैसे कि मैं बताइए, लगभग 32 मिलियन के करीब हमारी जापान के शहर टोक्यो की जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नगर है। उसके बाद साउथ कोरिया का नगर सियोल, मैक्सिको सिटी, और हमारा जो भारत है, भारत का मुंबई नगर, जो कि 5वें नंबर पे आता है विश्व का, चौथे नंबर पे आता है विश्व का सबसे बड़ा नगर, महानगर है। तो भारत की स्थिति इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि विश्व के बड़े नगरों में भारत की स्थिति है। तो भारत का नगरीकरण भी किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में कम नहीं है। ये भी इस मानचित्र में हम देख रहे हैं कि जितने भी नगर हैं, बड़े बड़े नगरों की लोकेशन को दिखाया गया है, और ये ज़्यादातर नगर जो हैं तटीय क्षेत्रों में हैं। तटीय क्षेत्रों में क्योंकि सबसे पहले जो नगरीकरण प्रारंभ होता है वो है ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जीने के लिए सुविधाएं ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हों। खासतौर से अगर मैंने प्रारंभ में जो नाम लिए नदी घाटियों के नाम, पहले नगर नदी घाटियों के साथ बसे थे, और उसके बाद समुद्री तटीय क्षेत्रों में, जिससे कि एक जगह से आना जाना, जब वायु यातायात नहीं था तो एक जगह से आना जाना, लोगों का प्रवास और चीज़ों का आदान प्रदान, क्योंकि तटीय क्षेत्रों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध था, उद्योगों के लिए कच्चा माल ले जाना और बना हुआ माल को ले जाना। इसलिए जितने भी ज़्यादातर नगर विकसित हुए प्राकृतिक रूप से उन नगरों के किनारे थे। ऐसा नहीं केवल नगरों के किनारे ही हैं, लेकिन वो ज़्यादातर विशेष प्रशासनिक नगर हैं, या बाद में ऐसे नगर बने जो कि संसाधनों के केंद्र पर स्थित है। तो तटीय क्षेत्रों में नगरों का स्थिति ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, और ये ही समस्या का विषय बन सकता है, क्योंकि नगरीय पर्यावरण के असंतुलन के कारण जो समस्या हो रही है उसमें है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का सत्राव, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सत्राव होके हमारे जलवायु को परिवर्तित कर रहा है। और जब जलवायु का परिवर्तन होगा तो ये वाजिब है कि सभी जब समुद्र तल हिम का जल पिघलेगा और समुद्र तल का जल बढ़ेगा, तो ये इनका अस्तित्व, जो तटीय नगर हैं, इनके अस्तित्व को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के हैबिटेट कार्यक्रम के 2010 के तहत ऐसे क्षेत्रों को बहुत ही संकटग्रस्त कोटि में रखा गया है, और जिसकी तरफ ध्यान देना सरकारों का और लोगों का दायित्व बनता है। इसी तरह विश्व नगरीकरण के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत की नगरीय जनसंख्या की स्थिति भी बहुत जानने योग्य है, और इसमें भी बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुआ है। भारत की और सारी वृद्धि विशेषकर 1951 के बाद हुई, जब देश का बंटवारा हुआ और दोनों तरफ से माइग्रेशन प्रवास के तहत जो नगरीय जनसंख्या में एक स्थायित्व आया। और अगर हम आंकड़े देखेंगे तो 1951 के बाद तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 1901 में अगर 1911 के 1901 और 11 में लगभग 10% जनसंख्या थी जो नगरीय थी, जो बढ़कर आज 31% से अधिक हो गई है। इसका मतलब 20% की जनसंख्या लगभग वृद्धि हुई है। केवल जनसंख्या ही नहीं, आज नगरों की संख्या और उनका विस्तार भी बढ़ा है। आज कुल भारत की नगरीय जनसंख्या 377 मिलियन थी, जो कि 2001 में 285 मिलियन थी। केवल 10 सालों में इतनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, और 1.4 मिलियन केवल 1901 में जनसंख्या थी,
और इतनी जनसंख्या में वृद्धि तीव्र नगरीकरण को दर्शाता है। ये तीव्र नगरीकरण से हमारा तात्पर्य है औद्योगिक क्रियाओं और अन्य क्रियाओं में, सेवाओं में तीव्र गति से वृद्धि, नगरों की ओर लोगों का आकर्षण का बढ़ना, और ये आकर्षण रोजगार की उपलब्धि के कारण तथा बेहतर सुविधाओं के लिए होता है। जैसे कि ये आंकड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि आज वर्तमान में कुल जनसंख्या 377 मिलियन है नगरीय, उसमें कि हमारे जो महानगर हैं लगभग 53 महानगर हैं जो कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, यानी कि मिलियन सिटी जो हमारे यहाँ है कुल 53 है। और ये मिलियन सिटी की संख्या भी 1901 में केवल एकमात्र मिलियन सिटी, हमारे 10 लाख ही नगर था हमारे पास, और 1941 तक 2 ही नगर थे जो कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। लेकिन 51 में ये 5 हो गए, 61 में 7, 1971 में 9, 1981 में 12, 91 में 30 10 लाख के नगर होते, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वृद्धि थी नगरीय जनसंख्या में। और इसलिए उसने टाइम 1981 से लेकर 1991 तक के समय को हम महानगरीकरण के दशक के नाम से जाना जाते हैं, जो बड़े स्तर पे महानगर का विस्तार हुआ। 1981 में 12 नगर थे जो कि 1991 में 23 महानगर हो गए। 2001 में इनकी संख्या 35 हुई और आज कुल हमारे पास 35 महानगर हैं, जिसमें कि लगभग हमारा 37% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। और ऐसा अनुमान है कि अगर ये जनसंख्या ऐसी बढ़ती रही है तो इन महानगरों में आने वाले 2030 तक लगभग 46% जनसंख्या निवास करेगी, जो बहुत बड़ी समस्या है। एक जगह पे इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में लोगों का रहना वहाँ के पर्यावरण के लिए संकट उपस्थित करेगा ही। इसके अलावा अगर कुछ और आंकड़े देखें तो इन नगरों का अपना केवल जनसंख्या के हिसाब से महत्व नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्व है। ये इतने सारे लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं ये नगर। लगभग हमारे देश का जीडीपी का 52% इन्हीं नगरों से आता है, और इसलिए इसको ध्यान रखना इसका हमारा महत्वपूर्ण है। ये 2011 की नगरीय जनसंख्या का या नगरीकरण का प्रतिरूप है। इससे हम देख सकते हैं कि भारत के कौन से राज्य ज़्यादा नगरीकृत हैं और कौन से कम नगरीकृत हैं। इसमें जैसा कि भारत का नगरीकरण 30% के करीब 31% है, तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 31% से कम नगरीकरण हुआ है, यानी कि जो राष्ट्रीय औसत से है उससे कम नगरीकरण हुआ, और कुछ हैं जो औसत से ज़्यादा है। औसत से ज़्यादा वाले नगरों में खासतौर से सबसे अधिक मात्रा अगर देखें यहाँ पे तो हमारे दक्षिण भारत के नगरों के हैं। दक्षिण भारत का सीधा आप देख सकते हैं महानगरों की संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा है और नगरीकरण भी अपने आप में राज्यों का ज़्यादा है। ये सारे तटीय नगर हैं। अगर देखें तो सबसे पहले नगरीकरण मुंबई, मद्रास, कोलकाता ऐसे क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ, और सामान का आदान प्रदान इन्हीं क्षेत्रों से हुआ, जिससे कि बड़े बड़े नगर यहाँ पे हैं। और ऐसा है कि इसी के कारण यहाँ पे नगरीकरण भी ज़्यादा रहा होगा। ये नगरीकरण का एक अन्य कारण यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धि भी हो सकती है। दोनों जब एक कारक कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता, जब एक से अधिक कारक मिल जाते हैं। ये क्षेत्र हैं जहाँ कृषि के उत्पाद भी अच्छे हैं, जैसे खासतौर से गुजरात और महाराष्ट्र का वो क्षेत्र जहाँ पे सूती कपास की खेती ज़्यादा होती है और उससे आधारित उद्योग वहाँ पे हैं। और इस तरह संसाधन का क्षेत्र भी है। अगर हम दक्षिण में नीचे आते हैं तो यहाँ पे बहुत से चाय के बागान और अन्य पर्यावरण पे आधारित उद्योग और क्रियाएं हैं, जिसकी वजह से नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे अधिकतम मिज़ोरम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे अधिकतम नगरीकरण हुआ है। उसके बाद और यहाँ पे नगरीकरण लगभग 35% और उससे अधिक है। राष्ट्रीय औसत 31% है
और या ये लगभग 32% है, लेकिन ये राष्ट्रीय औसत से अधिक आते हैं। एक और अन्य क्षेत्र है जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है, इसमें आपका हमारा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर का क्षेत्र है, राज्य जहाँ पे नगरीकरण औसत अधिकतम तो नहीं लेकिन अधिक है। इसके अलावा अन्य राज्य जहाँ पे नगरीकरण कम है, राष्ट्रीय औसत से नगरीकरण कम है, उसमें है हमारे जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व के राज्य, बिहार। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नगरीकरण और औद्योगिकरण तथा संसाधनों यानी कि पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ पे पर्यावरण ने नगरीकरण को प्रोत्साहित किया वहाँ नगरीकरण ज़्यादा हुआ है, लेकिन जहाँ पे पर्यावरण रुकावट बन गया वहाँ पे नगरीकरण इतना अधिक नहीं हो पाया है। भारत में नगरीकरण के साथ जो एक चीज़ जुड़ी हुई है वो है उद्योगों का बढ़ना। सबसे ज़्यादा जहाँ पे जितने ज़्यादा उद्योग वहाँ पे उतनी ज़्यादा रोजगार की सुविधाएं और उतनी ही ज़्यादा लोगों का आगमन जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के लिए तलाश में आते हैं। यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा कारक पड़ता है प्रतिकर्षक कारक, जो कि मजबूरी बस गाँव से शहरों की तरफ लोग रोजगार के लिए नगरों में आते हैं और यहाँ पे कोई आकर्षक का कारण नहीं है, प्रतिकर्षण है, वहाँ से मजबूरी वश आते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान आते हैं जहाँ पे जिनके पास खेत नहीं है, ज़मीनें नहीं है और जो मौसम पे आधारित कृषि करने के लिए मजबूर हैं। इन्हीं कारण की वजह से नगरों का जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो जाता है। वहाँ पे अनेक समस्याएं जड़ती है। वहाँ पे छोटे मोटे रोजगार लेके वो ऐसे स्थान पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं जहाँ पे जीवन के जीने योग्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। और इस तरह वो पर्यावरण के साथ दबाव तो डालने के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। पर्यावरण पे अधिक से अधिक दबाव कम अर्थ है कि पर्यावरण की वहन जो क्षमता है उसमें कमी आ जाना। बोलती रहो। और भारत के नगरीय आंकड़े को देखने के बाद अगर हम देखें तो विश्व में आज के संदर्भ में 30 महानगर के बाद एक अन्य नगर का वर्ग आता है जिसे हम बोलते हैं मेगा सिटी। मेगा सिटी वो सिटी होती है जहाँ पे 5 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो। विश्व में 30 मेगा सिटी हैं जिसमें से कि 13 एशिया में सिटी हैं और उसमें भी भारत के कुछ 6 नगर ऐसे हैं जो उसके अंदर आते हैं। तो भारत की स्थिति विश्व में नगरीकरण के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या में भारत का जो प्रतिशत है 10% है और एशिया में अकेले एशिया में 29% जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या के। तो भारत के नगरों को स्थिति को ध्यान पे देना बहुत ज़रूरी है और इसी संदर्भ में यहाँ के नगरों को नियोजन की आवश्यकता है। ये नगर नियोजन अलग अलग नगरों के द्वारा और अलग अलग नगरों की उनकी क्षमता के अनुसार उनके ज़रूरत के हिसाब से और उनके जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कोई भी नगर एक दूसरे के समान नहीं हो सकता। अगर हम भारत में नगरीय जनसंख्या को देखें तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या जिस क्षेत्र में है वो है हमारा दिल्ली और यहाँ पे दिल्ली की कुल जनसंख्या का 97% 97% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है और ये जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। अगर 2001 में देखें तो ये जनसंख्या 93% थी। इससे भी पहले दिल्ली की जनसंख्या में 91 से 2000 के बीच में बहुत बड़े स्तर पर वृद्धि हुई थी। लगभग दुगनी हो गई थी जनसंख्या, 50% से ज़्यादा वृद्धि हुई, 50% से ज़्यादा वृद्धि हुई। तो दिल्ली जो हमारा दिल्ली का अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो यहाँ की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और इसीलिए दिल्ली को हमने एक विषय के रूप में विशेष चर्चा के लिए चुना है। ये भारत के नगरीकरण से संबंधित आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या कितनी बढ़ी है
और ये नीले रंग से हमने कुल जनसंख्या, फिर उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या और उसके बाद हरे रंग से नगरीय जनसंख्या को दर्शाया और इसकी मात्रा जैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हर दशक और ये सबसे ज़्यादा वृद्धि जो अगर देखें तो 1941-1951 के बाद हुई है। महानगरों की संख्या, नगरों की नगरीय जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ कुछ जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें जो प्रतिशत बढ़ता दिखाई दे रहा है वो है नगरों की कुल संख्या में। आज 2001 में 5000 के नगर थे जो 2011 में 8000 हो गए। केवल मात्र 10 सालों में 3000 नगरों की संख्या का बढ़ना अपने आप में एक सोचनीय और चिंताजनक विषय है। चिंताजनक एक तरफ से अगर देखें तो नगरीय क्षेत्र जो होते हैं सुविधाओं के केंद्र होते हैं, तो अच्छा भी है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये नकारात्मक चिन्ह है। इसी तरह सैचुरेटेड टाउन की संख्या 2001 में लगभग 3800 थी जो 4000 से अधिक हो गई 2011 में। सेंसस टाउन जो मात्र 1362 थे 2001 में, आज वो लगभग 4000 के करीब है, 3900 हैं। अर्बन एग्लोमरेशन या कहिए नगरीय जन्मघट, ये अर्बन एग्लोमरेशन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से हैं जो बड़े बड़े नगर हैं उनके आसपास के क्षेत्रों का नगरों में शामिल हो जाना। वो नगर के बाह्य फैलाव होते हैं और नगर के हिस्सा बन जाते हैं, उनकी भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती आई है। 2001 में ये 384 थे जो कि आज 2011 में 475 हो गए हैं। कुछ अन्य ग्रुप जो नगर के बाहर होते हैं, शिक्षा के केंद्र के रूप में होते हैं, चिकित्सा के केंद्र के रूप में, यातायात के कोई केंद्र हो सकते हैं। ऐसे बाह्य वृद्धि जो नगरों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, नगरों के चालन के लिए, वहाँ की जनसंख्या के लिए वो क्रियाएं जरूरी होती हैं। तो ऐसे अगर हम बाह्य वृद्धियों को देखें तो वो है 953 जो 2001 में थे और 981 हो गए हैं। इसका भी बढ़ना चिंता का विषय है कि जो बड़े नगर हैं उन्हीं का बाह्य विस्तार ज़्यादा होता जा रहा है जो कि संतुलन के लिए खतरा है। ये बड़े बड़े कुछ महानगरीय जमघट जिसे हम अर्बन एग्लोमरेशन बोलते हैं उनकी संख्या है, और ये हमारे जितने भी बड़े नगर हैं खास तौर से ग्रेट, इनको हम महान मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन, दिल्ली अर्बन एग्लोमरेशन, कोलकाता अर्बन एग्लोमरेशन, चेन्नई, बेंगलोर आदि के नामों से जानते हैं। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो 2011 के आंकड़े हैं, ये 18 मिलियन मुंबई की है। उसके बाद दिल्ली दूसरा सबसे बड़ा नगर है और इसी तरह दिल्ली की वृद्धि ज़्यादा हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो अगले दशक में दिल्ली प्रथम स्थान पे आ सकता है। कोलकाता 14 मिलियन, चेन्नई लगभग 9 मिलियन और बेंगलोर देखें तो 8.5 मिलियन जनसंख्या रखता है। बेंगलोर की वृद्धि भी आजकल ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इसकी भी वृद्धि की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादातर आर्थिक क्रियाओं के लिए जो हम नए क्षेत्रों को देख रहे हैं तो उसमें बेंगलोर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये भारत के महानगरों के स्थिति है जो कि कुल 53 है और ये हर क्षेत्र में है। जहाँ पे नगरीकरण ज़्यादा हुआ है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है, खास तौर से केरल जहाँ पे 7 महानगर हमें देखने को मिलते हैं। कन्नौर, कोझिकोड, मल्लापुरम, थ्रिसुर, कोच्चि, कोल्लम, ये सब महानगर है। इसके अलावा यूपी जिसमें कि 7 यहाँ भी हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी आदि। अन्य गुजरात जहाँ पे 5 हैं, अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत आदि महानगर हैं। अन्य महानगरों में अगर देखें तो हर राज्य में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे कोई महानगर ना हो। आज के डेट में श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ ये सब महानगर हैं अपने अपने क्षेत्रों के। ग्वालियर, कानपुर। बिहार में अगर देखें तो 3 महानगर हैं इसमें। मध्य प्रदेश में भी 3 महानगर हैं। सभी महानगर
अपना बाह्य विस्तार हो रहे हैं, जिससे कि ये भविष्य में अर्बन एग्लोमरेशन बनने की स्थिति में होंगे। अब इतना नगरीकरण होने के कारण बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इतना बड़े स्तर पे नगरीकरण का परिणाम है कि नगरों के पर्यावरण में परिवर्तन, और ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ये नगर का मतलब है कम जगह पे ज़्यादा लोगों का रहना, यानी कि घनत्व ज़्यादा होता है। इसलिए जो बड़ी समस्या, जो पहली समस्या आती है, निवास स्थान की आती है, घरों की समस्या आती है। बहुत से ऐसे महानगर देखेंगे जहाँ पे लोग को रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन रहने के लिए घर नहीं मिलता। तो वो ऐसे जगह पे रहने के लिए बाध्य हैं जहाँ पे जो रहने योग्य नहीं, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियाँ, और ऐसे अवांछनीय घरों का निर्माण हो जाता है। अवैध कॉलोनियाँ बन जाती हैं जो कि नगर के बाहर क्षेत्र में बनती हैं और वहाँ के पर्यावरण को खराब करती हैं, चाहे वो उसका हिस्सा ना हो तकनीकी तरीके से, चाहे उसका हिस्सा ना हो, लेकिन वो सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं नगरों के। वो नगर के भविष्य के क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वो अवैध कॉलोनियाँ बस जाती हैं। तो हाउसिंग की घर की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसके वजह से घरों की कमी तो है ही, स्लम झुग्गी झोपड़ियों का विकास हो जाता है। दूसरा है हमारे जो पर्यावरण के अन्य तत्व है, उस पर सीधा पड़ता है, जो हमारे खास तौर से जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, जैसे कि पानी की कमी। इसी तरह पानी से जुड़ा, उसके बाद पानी के बाद हमारा होता है वायु का प्रदूषण, क्योंकि अधिक नगरीकरण का अर्थ है औद्योगिकरण, तो कहीं ना कहीं वो सीधे हमारे वायु को प्रभावित करता है। इसके अलावा नगरीकरण ज़्यादा होने के कारण जो होता है, नगर का जो क्षेत्र होता है उसका दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता था। आज नगर का वो हिस्सा किसी एक काम के लिए यूज होता है, कुछ दिनों बाद वो दूसरे कार्य के लिए इस्तेमाल होने लगता है। और तो भूमि उपयोग में परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन भी एक समस्या का कारण बनता है। जैसे जो कृषि योग्य भूमि होती है वो उसका घर बनाने में काम आ जाता है। जो हमारे हरित क्षेत्र होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे वन होते हैं, उनको काट के हम वहाँ इमारतें बना देते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो पर्यावरण को समेटने वाले तत्व हैं या पर्यावरण को जो संतुलित करने वाले तत्व हैं, उनकी कमी हो जाती है। बिल्डिंग या इमारतों के बनने के कारण जो जल का है सत्राव ठीक से भूमिगत नहीं हो पाता, पर्यावरण में जो हरियाली नहीं रहती। इस तरह से समस्याएं जटिल होती जाती हैं और वहाँ के ओवरऑल जो अगर हम देखें संपूर्ण जो आधारभूत संरचना है उसको खराब करने लगती हैं, खोखला करने लगती हैं। दिल्ली इसका ही एक सबसे महत्वपूर्ण एक अच्छा एग्जाम्पल है। उदाहरण के तौर पे मैंने दिल्ली को लिया है, क्योंकि दिल्ली विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है नगरीय, और भारत में भी दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है नगरीकृत। यहाँ पे 97% से ज़्यादा लोग नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। ये दिल्ली का मानचित्र है, जिसमें हम देखेंगे दिल्ली की स्थिति। लगभग दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक परिस्थिति रखता है। यहाँ इसके उत्तर में, ये उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के तलहटी में इसकी स्थिति आती है। मैदान जहाँ से शुरू होते हैं, मैदान के प्रारंभ में इसकी स्थिति है। एक तरफ जमुना नदी बहती है, दूसरी तरफ हमारा राजस्थान मरुस्थल का क्षेत्र है। और तो इसकी स्थिति बहुत सी जलवायु की दृष्टि से, पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत जो कि राजस्थान से होता हुआ दिल्ली के अंदर तक प्रवेश करता है, एक इसकी भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल पर्यावरण के पर्यावरण में हरित क्षेत्र के रूप में, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए यह एक लंग का काम करता है। कोई भी नगर भी हमारे मानव के शरीर के भांति ही होता है। जिस तरह हमारे मानव शरीर में अलग अलग घटक होते हैं, तंत्र हैं, उसी तरह नगर के भी अलग अलग घटक होते हैं। और जब कोई घटक खराब हो जाता है तो पूरा शरीर जिस तरह से हमारा हम कहते हैं प्रभावित होता है, उसी तरह पूरा नगर का पर्यावरण प्रभावित होता है। तो दिल्ली जो रीज है वो एक महत्वपूर्ण, एक तरह से दिल्ली वालों के लिए फेफड़े का काम करती है, जिससे शुद्ध हवा
मिलता है। लेकिन यही अगर इसकी मात्रा और इसकी स्थिति को देखें तो इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, शोचनीय होती जा रही है। आज से अगर हम पिछले 100 साल के आंकड़ों को अध्ययन करें तो पाएंगे कि कैसे धीरे धीरे कट कट के वो कम हो गई है। इसी तरह जमुना नदी जो दिल्ली वालों के लिए एक जीवनदायिनी है, वो उसके दाहिने किनारे पे दिल्ली बसा हुआ है, अर्थात दिल्ली जमुना के पश्चिमी हिस्से में विकसित हुआ सबसे पहले। और ये दिल्ली में आज के देखें तो 9 ज़िले हैं, जिसमें कि दिल्ली इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी क्षेत्र अविकसित नहीं है, पूरा दिल्ली विकसित है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा दिल्ली का है केंद्र, उत्तर दिल्ली और पश्चिम दिल्ली की तरफ विकास ज़्यादा दिखता है, उसके बाद दक्षिण पश्चिम और अन्य क्षेत्रों में, और उसके बाद जमुना के दूसरी तरफ विकास हुआ। जैसे जैसे दिल्ली का विकास हुआ वैसे वैसे उस क्षेत्र में हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। कोई भी समस्या जो अगर होती है, जहाँ पे पहले मानव जनित क्रियाएं विकसित हुई, चाहे उद्योग विकसित हुए या जनसंख्या ज़्यादा है तो जिसकी वजह से वाहनों की संख्या ज़्यादा होगी, तो वहाँ का पर्यावरण सब पहले ज़्यादा प्रभावित दिखता है, और अन्य क्षेत्रों में उसके हिसाब से मात्रा, जैसे कि जल की कमी उन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगी जहाँ पे क्रियाएं ज़्यादा विकसित हुई और जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह कृषि क्षेत्रों का, जो आसपास के जितने भी हमारे गांव थे, उनका धीरे धीरे नगरों में, नगरीय दिल्ली के क्षेत्रों में परिवर्तन होता गया। गाँव की संख्या कम होती गई और कृषि जो क्षेत्र थे दिल्ली के आसपास के कृषि क्षेत्र, वो अकृषि कार्यों में परिवर्तन होने लगे, जिसके वजह से दिल्ली के विस्तार को बताता है। दिल्ली का विस्तार से मतलब है कि कैसे दिल्ली केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ती जाइए। अलग अलग जो रंग हैं, अलग अलग हिस्से उसके सीमाओं को बताते हैं कि समय के अनुसार कैसे दिल्ली बढ़ती गई और कैसे कैसे ये सारे गांव हुआ करते थे जो इन गांवों को अपने अंदर लेती गई। और इसके वजह से उसका, और ये विकास कोई नियोजित तरीके से नहीं हुआ, नियोजित तरीके से होता तो सही होता, ये अनियोजित तरीके से हुआ, अवैध कॉलोनी के रूप में हुआ, या जिसको अनाकार रूप में हुआ, जिससे कि दिल्ली की तस्वीर हमें बिगड़ती नजर आई और दिल्ली की समस्याएं इसलिए जटिल और ज़्यादा कठिन हो गई हैं, जिसको समझना और जिसको ठीक करना कठिन प्रतीत होता है। इसमें दिल्ली को, एनसीटी दिल्ली को, उसके गांव और उसके ब्लॉक को दर्शाया गया है। जो जितने भी आज भी जितने भी हमारे जो खंजावला, अलीपुर ब्लॉक हैं या महरौली ब्लॉक है, वहाँ पे कृषि कार्य होते हैं, जिससे कि ऐसा नहीं कि कृषि कार्य का अगर प्राथमिक कार्य है या पर्यावरण से निर्भर कार्य है तो वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ऐसा नहीं है। वो भी पर्यावरण को अनेक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कृषि में हमें ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे जल, हमारे मृदा, हमारे वनस्पतियों को नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे हम खाद या ऐसे उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि वहाँ की क्षमता, मृदा की क्षमता नष्ट हो रही है। वो जो उसका सत्राव पानी में, भूमिगत जल में जाके या अन्य जल में मिल के वहाँ के पानी को गंदा कर रहा है और उसको कई बीमारियों का कारण बना रहा है। आज दिल्ली पूर्ण विकसित है। पूरी दिल्ली का क्षेत्र अगर देखें तो 1483 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दिल्ली रीच को दिखाया गया है, जिसमें कि 1920 में लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र हुआ करता था, जो कि धीरे धीरे कट के कम होके आज 1994 में लगभग ये 78 लगभग 78 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर रह गया है। और ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ही शोचनीय और चिंता का विषय है, क्योंकि ये प्राकृतिक पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे उस तरह से लगाना और उसको कायम रखना, उसके बाद वनीकरण तो बहुत हुए, लेकिन जो चीज़ चली गई उसको वापस लाना, क्योंकि वो प्राकृतिक होता है। अब प्राकृतिक तंत्र में जो चीज़ें होती हैं वो हम उसको पूरे तंत्र को कायम रखती हैं। आज हमने पर्यावरण को ऐसे कर दिया है जो कि एक पारिस्थितिकी में एक ऐसा
सिस्टम तंत्र होता है जिसकी वजह से वो खुद ही अपने आप को कुछ समस्या आवे जाए तो उसे ठीक करते हैं। लेकिन हमने ऐसा पर्यावरण कर दिया है बहुत से नगरों का, दिल्ली भी उसमें एक है, जो कि पर्यावरण का खुद स्वयं की जो क्षमता है उससे ठीक कर पाना कठिन है। और इसलिए हमें बहुत से नियोजन के कार्यों को या नीतियों को लागू करने की ज़रूरत पड़ती है। नगरीकरण बढ़ने के साथ, नगरीय जनसंख्या बढ़ने के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ बढ़ती है वो है अगर मानव संख्या के साथ वाहनों की संख्या में वृद्धि। और ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कैसे वाहन की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि होती गई है। ये वाहन की संख्या है, उसमें कितनी वृद्धि हुई, कितने, और बहुत ज़्यादा वृद्धि है। और ये वृद्धि का सीधा संबंध है कि धुआं जो वाहनों से निकलता है वो पर्यावरण को में जा रहा है, यानी कि वायु को प्रदूषित कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हमने चर्चा सबसे पहले प्रारंभ में की, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण से के करने के साथ साथ जो एक चीज़ और बढ़ रही है वो है हमारा तापमान। तापमान का सीधा संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा तापमान उतना ही ज़्यादा होगा और गर्मी और बढ़ेगी। गर्मी को कम करने के लिए हम एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो अन्य तत्व और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये एक कुचक्र की तरह काम करता है। अगर हम एक चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें और जटिल होती जाएंगी, और हमारे लिए उसको प्रारंभ में अगर हमने नहीं किया तो उसको ठीक करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। और ये उद्योग को वृद्धि को दिखाया गया है। उद्योग के वृद्धि में कैसे 1951 से लेकर एकदम लगातार 2001 तक लगभग मिलियन जो हज़ार यूनिट्स लगभग आज 2001 तक 120 से ज़्यादा 120 हज़ार से ज़्यादा जो इकाइयाँ थीं, औद्योगिकों की इकाइयाँ हैं। इससे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इस पर नीतिगत फैसलों के तहत उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन आज भी ये समस्या का विषय है, क्योंकि ये रोजगार के स्रोत हैं, तो उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन भारत अगर दिल्ली के पर्यावरणविद के दृष्टि से देखें तो ये चिंता का विषय है। और इसको अगर हमने ठीक नहीं किया, इससे जो निकलने वाला जो सतराव है, धुआं है, या जो पानी में जो हमारे नदी के जल में नालों के रूप में जो मिल के जो हमारे यमुना को गंदा कर रहे हैं, जितने भी केमिकल्स या रासायनिक तत्व हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, कर रहे हैं। बहुत सी बीमारियां, हमें नई नई बीमारियां रोज़ सुनने को मिलती हैं, जो कि पीने की पानी और प्रदूषित वायु से होती हैं। ये दिल्ली के वायु के प्रदूषण का एक आंकड़ा है, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल और कार्बन मोनोऑक्साइड को दिखाया गया है। जैसे जैसे हम औद्योगिकरण के विकास को देखा है, उसी तरह 2000 से लेकर 2008 तक के इसमें दिन प्रतिदिन इसकी संख्या में वृद्धि हुई। एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हमें देख ली है वो है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, अवशिष्ट पदार्थ, जो कि हमारे वाहनों और उद्योगों के धुओं से निकलते हैं। एक चीज़ में कमी आई है, उसको भी हमें देखना जरूरी। कार्बन मोनोऑक्साइड में कमी आई है। दो चीज़ें संतुलित रही हैं, और वो इसका शायद कारण यही रहा है कि सीएनजी के प्रारंभ के बाद हमने कुछ हद तक तो वायु प्रदूषकों में कमी की है, लेकिन एक जिसमें हम कमी कर नहीं कर पाए हैं वो है हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, जो कि बहुत ही तीव्र गति से अभी भी है, बढ़ रहा है। और ये महत्वपूर्ण एक पर्यावरण का प्रदूषक का घटक है, जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यही जो कि हमारा ठोस अवशिष्ट है,
उसको अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया है। अगर हम देखें तो शाहजादाबाद बाग जो क्षेत्र है वहाँ पे इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, कि जो मैंने प्रारंभ में बताया कि जहाँ पे जैसे विकास हुआ वहाँ पे चीज़ें जल्दी जल्दी हमें ज़्यादा नकारात्मक दिखेंगे, और यही एरिया है जो सबसे घना बसा क्षेत्र है, वहाँ पे हमें इसकी मात्रा सबसे, क्योंकि वहाँ पे घना रिहायशी क्षेत्र है और वाहनों का भी मेन मुख्य केंद्र बिंदु है हमारे शहर का, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा इसकी मात्रा देगी। इसी तरह अन्य क्षेत्र में भी कहीं भी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे एक के सामान्य सीमा से कम हो, सब जगह सामान्य सीमा से अधिक है। ये जो सभी जगह सामान्य सीमा को पार कर चुके हैं, अर्थात कि चिंता का विषय है। ये भी हमारे अन्य जो स्थानीय तथा टाइम के समय के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में पूरे एयर की गुणवत्ता को दर्शाया गया है। और एयर की गुणवत्ता अगर देखें तो धीरे धीरे शाहजहानाबाद एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा था, धीरे धीरे कमी आई है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी जैसे कि बहुत से केंद्र के क्षेत्र हैं, जैसे कि जनकपुरी हैं, सिरी फोर्ट हैं, ऐसे इलाके हैं, शहादरा, जहाँ पे आज भी ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिला है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को दिखाया गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मुख्य प्रदूषकों में है, और ये प्रदूषक अगर देखें तो सबसे ज़्यादा फिर से शाहजहानाबाद क्षेत्र में है। उसके अलावा निज़ामुद्दीन, शाहदरा, ये सब क्षेत्र हैं जहाँ पे एक सामान्य स्तर से ऊपर है। इन सभी प्रदूषकों के कारण हमारा जो पर्यावरण पे जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है वो है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे तापमान को प्रभावित करते हैं, गर्मी लाते हैं, और तापमान में वृद्धि को इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। 1985 से लेकर 2003 तक के आंकड़े हैं ये, जिसमें कि दो हमारे क्षेत्र पालम और सफदरजंग से एकत्रित किए गए आंकड़े हैं। और इसमें सफदरजंग जो एरिया है वहाँ पे, और पालम एयरपोर्ट, जिसमें कि पालम के आसपास के एरिया में 1985 से लेके 90 के बीच में सबसे ज़्यादा दिखता है। धीरे धीरे उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी कंट्रोल नहीं है और ज़्यादा है। ये दोनों ही क्षेत्र हैं। एक तरह से हम किसी भी क्षेत्र को प्रदूषण रहित नहीं मान सकते, और प्रदूषण रहित नहीं है इसलिए तापमान भी वाजिब है कि ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होने का मतलब है, एक जो नया शब्द तापमान ज़्यादा होने से मतलब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या हरित गृह प्रभाव जो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो वायु के बड़े सारे तत्व प्रदूषक जो होते हैं वो एक हरित गृह प्रभाव के काम करते हैं, जिसमें कि जलवायु में हमने पढ़ा है कि तापमान जब हमारे दिन में के समय जो हमारे तापमान सूर्यता प्रभाव आता है धरातल पे, और शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद वापस फिर पुनः उसकी पुनः विकिरण होता है और चला जाता है। लेकिन इन गैसों के कारण हरित गृह प्रभाव की एक क्रिया होती है, जिसके वजह से तापमान जाने के बजाय धरातल के ऊपरी वायुमंडल में, निम्न वायुमंडल में रह जाता है। और ये जो है वो अर्बन हीट आइलैंड का यानी कि एक तरह से नगरीय जो उष्णता की एक कोण बन जाता है, यानी कि नगर के केंद्र में एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जो कि बहुत गर्म है। नगर के आसपास जो कि गांव के एरिया हैं, जो क्षेत्र बाहरी क्षेत्रों से जो कि हरे हैं, उनकी तुलना में नगर का वो क्षेत्र जो कि गर्म होता है उससे हम अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। और ये सारा होता है हमारे जितने भी वायु प्रदूषक हैं उनके कारण, तापमान में बढ़ने के कारण। ये तापमान बढ़ने के कारण इसमें अब देखते हैं कि सर्दियों में, गर्मियों में, अलग अलग मौसम में या मानसून के टाइम पे तापमान सामान्य स्तर से ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल जो सामान्य तापमान जो हुआ करता था, और उसमें दिन प्रतिदिन हर वर्ष हर महीने हम देखते हैं परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये सभी नगरों के, दिल्ली तो है ही, सभी नगरों की एक बड़े नगरों का विशेषकर कि एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है, जो कि चिंता का विषय है। इसी तरह
वायु के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा संसाधन है जिस पे असर पड़ता है वो है हमारा जल, क्योंकि ज़्यादा लोगों का मतलब है ज़्यादा जल के इस्तेमाल की संभावनाओं का बढ़ जाना। एक स्वस्थ, एक अच्छे, एक नॉर्मल सामान्य अगर देखें तो हमें हर व्यक्ति को 363 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। लेकिन अगर उसमें हम मिनिमम भी देखें, कम से कम देखें, तो भी आज कोई भी नगर, उसके बड़े नगर उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कम न्यूनतम जो ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। और दिल्ली भी एक इसका अच्छा एग्जांपल है। हमारे पास लगभग 830 मिलियन गैलन की जल की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हम केवल 650 मिलियन गैलन जल देते हैं। और ये अंतर गैप लगभग 175-76 के पड़ता है और उसकी कमी है, यानी कि हम ज़रूरत के हिसाब से जल नहीं दे पा रहे। और इसके दो कारण हो सकते हैं। और ये तो गैप केवल पहुंचाने में है, लेकिन उसके बीच में अगर जो लीकेज की वजह से जो कमी आ जा रही है, और वो एक अन्य समस्या है। तो मांग और पूर्ति के बीच में अंतर है, और लीकेज के अंतर के कारण और भी इसमें कमी हो जाती है। और इसकी पूर्ति ऐसा नहीं है कि किसको ज़रूरत है तो वो पूर्ति नहीं करेगा, उसकी पूर्ति वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो जो भूमिगत जल है उसका इस्तेमाल कर रहा है। और इसलिए भूमिगत जल का अधिक इस्तेमाल होने की वजह से जो पर्यावरण में एक सीमित तक जल होना चाहिए उसकी कमी होती जा रही है। और एक खास तौर से वो क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा जाता। हमारे जो अलीपुर ब्लॉक हैं और खंजावला ब्लॉक, वहाँ पे तो कम है, लेकिन मेहरौली ब्लॉक में 20 मीटर तक गहराई तक नीचे पानी की कमी देखने को मिलती है। और इसी तरह अन्य क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखें तो मेहरौली क्षेत्र में पानी की जो भूमिगत जल की कमी हो गई है। दूसरी समस्या है पानी की मात्रा तो है, पानी की जो गुणवत्ता है, पानी की गुणवत्ता भी खराब है, क्योंकि जो हमारा जितना भी मलबा है बिना ट्रीट किए वो पानी में, यमुना में नालों के माध्यम से बहा दिया जाता है। हमारे यमुना नदी के लगभग 18 नाले हैं जो उसमें जाते हैं, और एक तरह से वो नदी न बन के ड्रेन बन गई है। यमुना नदी की स्थिति है जो कि बहुत शोचनीय है, और ये मतलब कि हम इसको नदी कहना, नदी का अपमान करना होगा। इसलिए सभी, चाहे सरकारें गंगा नदी के कर रहे हैं, इस तरह यमुना नदी पे बड़े सारे प्लान नियोजन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है लोग, पर्यावरण भी जागरूक हैं, पर्यावरणविद भी जागरूक हैं, और सरकारें भी हमारी जागरूक हैं। लेकिन क्योंकि मैंने वही कहा कि हमारी क्षमता से बाहर हो गया शायद इस चीज़ को हमें संभालना। तो अभी से अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य कैसा होगा, इस पर हम सोच सकते हैं। ये यमुना के विभिन्न चरणों को में दिखाया गया है। अगर ये जैसे निज़ामुद्दीन बैराज के आसपास देखें तो सबसे ज़्यादा हमें जल की गुणवत्ता में कमी होती है। ऊपर जहाँ यमुना आ रही है, 22 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है, जो कि पूरे यमुना का 1350 किलोमीटर के लगभग यमुना नदी है, उसमें से 22 किलोमीटर का हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, जो दिल्ली का है। तो उसका मुख्य कारण हमारे जो इसके नदी के किनारे जितने भी आगरा से लेके सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत, जितने भी हमारे नगर हैं और उनके उद्योग हैं, उनसे जाने वाला मलबा है। और जितने भी हमारे सीवेज सिस्टम के जो बिना साफ़ किए जो पानी चला जाता है, वही उसके मुख्य कारण है। और इस पानी के कारण जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है हमारा टाइफाइड, कॉलरा आदि बीमारियाँ, नैडी बीमारियाँ, जो कि गंदे पानी के पीने से होती हैं। बहुत सारी सरकारों ने इस पे बड़े सारे काम किए हैं। इंदिरा आवास, चाहे घर की समस्या को दूर करने के लिए, या पर्यावरण की समस्या को दूर करने के लिए, या अन्य को, इस पे बड़ी सारी योजनाओं में नीतियां तो बहुत बनाई गई, लेकिन आज भी हमें देखने को कुछ नहीं मिलता कि जिसमें कि कुछ परिवर्तन आया हो। इसलिए जो है बहुत से ऐसे हैं जिसमें कि हर व्यक्ति को जागरूक होने की ज़रूरत है। पूरे ये दिल्ली पे बोझ को कम करने के लिए आवश्यक है कि हम दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का विकास करें, और इसीलिए एनसीआर के बाहर भी अन्य क्षेत्रों को इसे जोड़ा गया है, जिससे कि दिल्ली के भार को कम किया जा सके और उसकी क्रियाओं को चारों तरफ फैला के उसको अन्य उसके एक तरह से विकल्प के उसमें दूसरे नगरों को विकसित करना, छोटे नगर को विकसित करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से दिल्ली के पर्यावरण को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। ये
बड़े नगरों का एक तरह से अगर देखें तो मॉडल बन सकता है, जो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य पर्यावरण के अवशिष्ट की वजह से जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें हम कैसे कौन कौन से तत्व हैं जिसको हम ध्यान दे के हमें एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, CFL बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्डिंग हमारा जो ग्रीन जो है कॉन्सेप्ट पे डेवलप होना चाहिए, हमें वनों को लगाना चाहिए, वाटर का जल का अच्छे से इस्तेमाल करें जिससे कि उसकी गुणवत्ता और उसकी को कायम रखें। इसीलिए जितना भी मलबा अगर हम कोशिश कर सकते हैं कि ना डालें तो अच्छे है, नहीं तो हम ट्रीट करके डालें उसे। वेस्ट का अच्छे से डिकम्पोज करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ग्रीन जो कॉन्सेप्ट में हमें ध्यान देना होगा, ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करें जो कि प्रदूषित से रहित हों। और ग्रीन एरिया जो एक सबसे महत्वपूर्ण अच्छी बात जो है वो है कि दिल्ली एक विश्व के अन्य नगरों में की तुलना में हरित है, लेकिन फिर भी अभी आज भी 10% ही यहाँ एरिया कुछ एरिया दिल्ली सबसे हरित नगर होने के बावजूद भी यहाँ पे अभी भी समस्या है। तो अन्य नगरों की हम क्या बात कर सकते हैं। दिल्ली के बड़े स्तर पे हरितकरण किया गया है, ये सबसे अच्छी बात है जो कि सरकारों द्वारा किया गया। और अन्य तरीके से भी किया जा रहा है जो कि प्रयास हैं जो इस पे दिखाए गए हैं कि ग्रीन बिल्डिंग का इस्तेमाल करना, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ऐसी एनर्जी इस्तेमाल करना जो कि प्रदूषण रहित हो। तो ऐसा हम इस्तेमाल करके हम दिल्ली के पर्यावरण को और इसी तरह से अन्य क्षेत्रों को और बहुत सारे रोजगार के कार्य, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय जो नगरीय नवीनीकरण मिशन, जिसमें कि आधारभूत संरचना को ठीक करना, आसपास के जो गांव है जहां से लोग आते हैं, अगर हम उनको ठीक कर दें तो लोग शहरों की तरफ आए ही नहीं। तो पूरा एक कार्यक्रम है जिससे कि ऐसी सुविधाएं गांव में उपलब्ध करना। मैं कहूँगी कि स्मार्ट सिटी के बजाय हम स्मार्ट गांव बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि हम वहाँ के पर्यावरण को नगरीय पर्यावरण को भी बचाए रखें और गाँव को भी विकास कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ही ज़्यादा ये आपने एक लाभदायक आइडियाज़ और थॉट्स हमारे साथ शेयर करे हैं जो कि पर्यावरण को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।